अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और बात करेंगे बजट 2026-27 की, जो कि अब जून में आने वाला है, लेकिन इसकी तारीख जो है उसमें तौसी कर दी गई है। 5 जून को ये बजट आना था, लेकिन इसमें अब ताखीर देखने में आ रही है और उसकी कुछ अहम वजूहात है जिस पर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो मौजूद गुफ्तगू है वो बजट है। बजट किस तरह का आने जा रहा है, ये IMF दोस्त बजट होगा या अवाम दोस्त बजट होगा, ये सवाल तो हम हर साल पूछते हैं और हर साल ये सवाल करते आ रहे हैं। लेकिन पता ये चलता है कि अवाम जो है वो और बोझ तले दब गई है और अवाम जो है एक बार फिर महंगाई की चक्की में पिसने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब देखना होगा कि IMF की कड़ी शरायत और अवाम को रिलीफ, इन दोनों बातों में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाएगा। सरमायाकारों को क्या सहूलत दी जाएगी जिससे सरमायाकार को रिलीफ हासिल हो और सरमायाकारी में इजाफा हो सके। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको किस हद तक रिलीफ दिया जा रहा है, पेंशन में कितना इजाफा किया जाता है, क्योंकि अगर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना दिया जाए, पेंशन में इजाफा ना किया जाए, तो महंगाई का बोझ अवाम कैसे उठा सकेंगे। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है अफीफ राशिद साहब, बिजनेस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ नदीम मौलवी साहब, बिजनेस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और ताहिर रिजवी साहब, बिजनेस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताहिर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। क्या लगता है, हर साल की तरह जो है वो ये सवाल उसी तरह होता है जैसे हर साल हम पूछते हैं कि ये बजट जो है वो IMF दोस्त होगा या अवाम दोस्त होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी बजट सही नहीं होता। मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ पिछले किसी 2-3 साल पुराने जैसा बजट हो, तब भी बर्दाश्त कर लेंगे। अभी जो बजट आएगा या जो आ रहा है, जो कराइन बता रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल समझ लें कि इतना सख्त बजट होगा। और मैंने पहले भी शायद आपको एक आध प्रोग्राम में कहा है, अब बजट सिर्फ एक बजट नहीं होता, इसके बाद एक और बजट होता है, उसके बाद पूरी बजट की खैबर मेल होती है, उसमें बोगियां लगी होती हैं। सितंबर में आता है, फिर दिसंबर में कुछ होता है, फिर अक्टूबर में कुछ होता है, फिर जनवरी तक ये बजट चलता रहता है। ये तो वो खुशकिस्मत जमाने थे कि जब ये होता था, बजट एक दफा आता था, हलक में बिल्कुल फंसा हुआ होता था बजट, जब आ जाता था सुकून हो जाता था, कोई बात नहीं, चलो यार पेट्रोल के दाम बढ़ गए 1 साल के लिए, टैक्स से 19% 1 साल के लिए, इस एसआरओ में छूट मिली है, इसमें नहीं मिली है, इसमें सख्ती होगी, इसमें आराम होगा, चलो जी 1 साल का आराम हो गया। अब तो रोजाना टॉर्चर होता है आदमी। एक बजट नहीं है, ये बाकायदा कई बजट आएंगे। तो इस बजट में तो जाहिर है कोई उम्मीद वैसे भी नजर नहीं आ रही। आप देख रही हैं इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह है, बिजनेस बिल्कुल तबाह है, ऊपर से ये लॉकडाउन कर दिया तो जो थोड़ी बहुत बिजनेस होती थी वो भी बिजनेस वाला तबका। देखें, ये बजट जो होता है ना, ये आवाम को भी जितना डिस्टर्ब करता है उससे ज्यादा बिजनेसमैन को करता है। देखिए, लिंक होता है ना, बिजनेसमैन जॉब्स क्रिएट करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जॉब क्रिएट करता है। जब इस बजट में ये सारी चीजें होती हैं तो वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, खुद भी इफेक्ट होता है और आवाम भी इफेक्टेड होती है। तो उम्मीद कोई ना रखें कि कोई अच्छा बजट होगा, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल के दाम इतने इन्होंने बढ़ाए हैं, हर चीज महंगी हो गई है। अब इनको मजीद अभी जाहिर है, और IMF तो हमारा माई बाप है, वो तो होएगा बजट उसकी मर्जी से। हमारी मर्जी, आवाम की मर्जी, बिजनेसमैन की मर्जी, हम क्या है बेचारे, हम तो बिल्कुल छोटे छोटे चूटे हैं, चूटे। हमारी क्या औकात है, होगा वही जो वो चाहेगा, IMF जी। सही। नदीम साहब, क्या अवाम का बोझ हुकूमत कम करेगी? अवाम का बोझ हुकूमत को कम करना चाहिए सब्सिडी देकर, या फिर अपना बोझ कम करना चाहिए कर्जे लेकर, और किस तरह से अपना बोझ हुकूमत जो है वो कम करेगी? देखिए, कर्जा लेना इतना बोझ है ना? नहीं, कोई बोझ नहीं है। अमेरिका सबसे ज्यादा कर्जा लेता है दुनिया में। बात यह कि आपने पैसे खर्च कहाँ करने हैं। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लोगों को आपने सुना होगा, बेटा पैसे बचा, मगर आज तक हमने अपने बच्चों को, अपनी हुकूमत को ये नहीं सिखाया कि पैसे खर्च कहाँ करने हैं, और जब आप सही जगह पे पैसे खर्च करेंगे तब आप कारोबार कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए, बजट का मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी, एंड इनकम कहाँ से आ रही है, एक्सपेंस कहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ पे बजट का मतलब ये होता है कि जनाब IMF ने कहा 17 ट्रिलियन का बजट आ रहा है, तो अब ये बताओ 17 ट्रिलियन वसूल कैसे करोगे? टैक्स पे टैक्स लगाओगे, क्योंकि हुकूमत खुद तो कमाती नहीं है। देखिए, तरीका दो ही होता है हुकूमत चलाने का, या तो हुकूमत के इदारे खुद कमाएं और अपने पैसों से पाकिस्तान को चलाएं, या आवाम से टैक्स लें। अब आवाम कहती है हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे। सही। आप अगर देखें 4 साल में 150% बिजली की कीमतों में इजाफा,
एक साल में पेट्रोल की 52% कीमत में इजाफा। अब मुझे बताइए, चाहे वो आवाम हो या किसी भी तबके का इंसान हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, 155% महंगी बिजली पे वो कैसे जिंदा रहेगा, कैसे कारोबार करेगा और किस तरह से उसे वर्केबिलिटी आएगी। हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी महंगी हो गई है कि अब हमें परेशान है। आज बिजनेसमैन कह रहा है कि सर आप जो है जीएसटी जो है इसको कम कर दो। आईएमएफ कह रही है 18 से 19% कर दो। हम कहते हैं 15% लाओ, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम करो। देखिए, जब आवाम के पास पैसे ही नहीं होंगे तो खर्च नहीं करेंगे, शेल्फ्स पे चीजें रह जाएंगी और फिर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा। बाइंग पावर खत्म हो रही है। हम रोजाना जितने भी इंडस्ट्रीज के, चेंबर्स के, जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, वरना आवाम का भी मसला है, इंडस्ट्री के लोगों का भी मसला है। मगर अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर ग्रोथ पे चले जाए। ठीक। मगर एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए भी तो प्लानिंग चाहिए ना। आपके पास इतनी जमीनें हैं, आप हारियों को दे दें, आप हारी को कहें जनाब जमीन हम देंगे, पानी हम देंगे, बीज आपको देंगे, आप काम करो, आधा हमारा आधा हुकूमत का। मगर हमारी यहाँ पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक हम बात करते हैं बजट्स की, आज आप देखिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो है ना अफसरों के पास है। मैं 1 करोड़ के आप देख लें, लैंड क्रूजर, हाइलक्स और जितने भी है, क्या हमारे को ये लैंड क्रूजर्स की जरूरत है इस मुल्क को जहां पे हमारे पास पैसा नहीं है? तो क्या जरूरत है? मुझे तो समझ में नहीं आता उन 8 करोड़ या 14 करोड़ की लैंड क्रूजर्स जो अफसर इस्तेमाल करते हैं, क्या पहाड़ियों पे जाके काम करते हैं या जंगलों में जाके? छोटी गाड़ी भी हो तो हम काम कर सकते हैं। तो बजटिंग जिसे कहते हैं, हमें बजट करना है। और अगर आप अवाम को इतना, मैं कहता हूं कि तंग कर लोगे तो अवाम कहां जाएगी? सही। अफीफ साहब, आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। क्या हुकूमत को टैक्स नेट में किन शोबों को लाना चाहिए? एक तो ये बात है कि आप समझते हैं कि किन शोबों को हुकूमत को चाहिए कि अब वो टैक्स नेट में उनको लेकर आएं, और दूसरी जानिब ये कि या मजीद जो टैक्स दहिंदगान है उन पर ही मजीद बोझ बढ़ाया जाएगा? देखिए, हमें मैं एक चीज़ से स्टार्ट करूंगा कि हम बात कर रहे हैं कि जी आईएमएफ की क्या शराइत होंगी, आईएमएफ का क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि आईएमएफ की जो जितनी शराइत और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो डायरेक्टली हर तबके को इफेक्ट कर रही हैं। देखिए, आईएमएफ का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आपने हमसे कर्जा लिया है, आप इसकी डेट सर्विसिंग, उनका इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे और हमारा कर्जा कैसे उतारेंगे। इसमें सबसे पहले जो काम करने की जरूरत है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करें। ठीक। पहले आप 2 साल इंडस्ट्रीज को रिलैक्सेशन दें, आप उनको बोलें कि आप अपनी ग्रोथ करें, आप अपने आप को स्टेबलाइज करें। इतनी वल्नरेबल मार्केट जहां दुनिया में जंग चल रही है, सब कुछ चल रही है, आप इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें कि फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स आपको रिलैक्सेशन है। लेकिन हम आपको 2 साल पहले बता रहे हैं कि 3rd ईयर जो है ना आपके पास टैक्सेशन ज्यादा होगा, आप उसको प्लान करके चलें। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा उसको प्लान करते हुए चलेगा कि ठीक है यार, 2 साल का मेरे पास एक पीरियड है टू स्टेबलाइज, टू ग्रो, और 3rd ईयर कोई बात नहीं, मैं टैक्स ज्यादा दे दूंगा, 4th ईयर टैक्स ज्यादा दे दूंगा। लेकिन उससे क्या होगा, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब वेव चलेगी तो यहाँ पे इंडस्ट्री लेगी, आपके पास जॉब्स क्रिएट होंगी, जब जॉब्स क्रिएट होंगी ऑटोमेटिकली आपको टैक्स मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे, आपके पास फॉरेन करेंसी भी बच रही होगी और आपके पास टैक्स के रेवेन्यू भी बढ़ रहे होंगे। हमें टैक्स के, हमें पता है कि बड़े हदफ आएंगे इस दफा कि जी टैक्स इतना ज्यादा कलेक्ट करने हैं, लेकिन वो कलेक्ट किससे कर रहे हैं? आज के दिन तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कोई टैक्स नहीं है। मैं बोलता हूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए। एक जो बड़े बड़े यहाँ पे जमींदार हैं उनके अकाउंटों में अरबों रुपए पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो 1 रुपए का टैक्स नहीं दे रहे होते, और यहाँ पे एक 60, 65, 70 हजार कमाने वाला टैक्स दे रहा होता है जॉब पेशा आदमी। तो ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? हर पाकिस्तानी इंडिविजुअल को अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर उसकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो उसको टैक्स पे करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव की जी वो इंडस्ट्री चला के उसने इनकम की या उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच के इनकम की। दिस डज नॉट मेक अ सेंस कि हम जो 60-70 हजार कमाने वाला है, लाख रुपए कमाने वाला है, उसको हम बोलेंगे जी आपकी जो है वो एट सोर्स तनख्वाह से टैक्स कट के आएगा,
और जो यहाँ पे एग्रीकल्चर, जो यहाँ पे शुगर केन के काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे कॉटन उगा रहे हैं, यहाँ पे सब्जियां उगा रहे हैं, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो के आप देखें हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, जब एक्सपोर्ट्स हो रही है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। आप मैंगोज के ऊपर टैक्स ना लगाएं, लेकिन जो उससे मुझे पर्सनल इनकम हो रही है उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। मैं अपना कोई भी पैसा लाऊं और मैं उसको शो कर दूं जी एग्रीकल्चरल इनकम से ये मुझे हुई है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। ये तो आप इतना बड़ा लूप होल और वे आउट छोड़ा हुआ है कि कोई भी आके बोलेगा जी ये मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है तो मुझे इसके ऊपर जो है वो रिलीफ है। तो हमारे पास हमारे टैक्सेशन को एक तो पूरा रीस्ट्रक्चर होना पड़ेगा, हमें टैक्स नेट में डेफिनेटली लोगों को और लाना पड़ेगा। आज के दिन में भी 30 मेरे ख्याल से 30 या 35 लाख टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस। तो आप सोचें कि एक ऐसा मुल्क जिसमें 25 करोड़ आवाम है, उसमें अगर 30-35 लाख लोग यानी कि 1.5% लोग टैक्स देंगे तो जाहिर सी बात है आवाम पे बोझ जाएगा। लेकिन हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ के टैक्स देगा तो ऑब्वियसली लोगों पे जो है वो मसला तो फिर यही आ जाता है जो ऑलरेडी टैक्स देहंदेगान है उन पर ही बोझ पड़ता है ना। ताहिर साहब क्या कहेंगे आप, जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की कि उन पर टैक्स नहीं लगता है, और कौन से शोबे हैं जिन पर टैक्स आप समझते हैं कि लगना चाहिए और किन शोबों को इस्तिस्ना मिलना चाहिए या रिलीफ मिलना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहता हूँ किसी शोबे को भी इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए, टैक्स तो सब पे होना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे कोई भी हो, टैक्स तो उसको लेना है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे मुल्क का प्रॉब्लम है, वो ये है कि आज भी लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स दें, लेकिन क्या होता है जब वो देखते हैं कि हमारे टैक्स का कमाया हुआ और हम जा रहे हैं वो अंडर द टेबल 5 करोड़ रात में जा रहा है, 10 करोड़ ठेके में जा रहा है, 20 करोड़ जा रहा है, रोड का नाम आया रोड है ही नहीं, बिल्डिंग का नाम आया बिल्डिंग है ही नहीं, करप्शन हो रहा है। आप इसमें मैं कह रहा हूं एफबीआर के चेयरमैन साहब सुन लें, आप 50% भी टैक्स लगाएंगे ना, इस मुल्क को कुछ नहीं होना जब तक कि आप वो नोजल्स बंद नहीं करेंगे जहां पर करप्शन से ये सारा पैसा जाया हो रहा है। और यही चीज पब्लिक के एतमाद को खराब कर रही है, यही चीज बिजनेसमैन के एतमाद को खराब कर रही है, यही चीज इंडस्ट्रियलिस्ट के एतमाद को खराब कर रही है। आप एफबीआर की जो भी बात हो रही है तो उसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि क्या वजह है कि जो एफबीआर हर साल का जो हदफ रखता है उसको उस तरह से अचीव नहीं कर पाता, जो भी एफबीआर का हदफ रखता है और फिर उसके बाद अपने ऑफिसरों को सिटी दिलवा देता है, बांटता है सिटी, ऐसे बढ़ती है जैसे रेवड़ियां नहीं बढ़ती थी किसी जमाने में। तो कहां से होगा जब आप अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे और आप उसमें से, जिसे मैं कहूंगा लाइन लॉस, मैं रिश्वत नहीं कहता, मैं कहता हूं लाइन लॉस है, इस लाइन लॉस को नहीं रोकेंगे आप, करप्शन को नहीं रोकेंगे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद एतमाद साजी, इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को जितना तंग किया गया आप सोच नहीं सकती। अभी आपने एक वाकया देखा होगा, सदर के एक सुनार थे, मैं उन सुनार साहब का वकालत नहीं कर रहा, वो सुनार साहब ने हो सकता है कोई गलत काम किया हो, लेकिन उन सुनार साहब को उनके बेटे के सामने जाकर एक एजेंसी ने हमारी थप्पड़ मारा है और वो वीडियो पूरे में हुई है। जब इस तरह के काम होंगे, और देखिए मैं मानता हूं सुनार साहब ने कोई टैक्स मार दिया होगा, कोई भी काम किया होगा, मगर जो घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर टैक्स दिया होगा, जितना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर टैक्स दिया होगा, जो कारीगर हैं उन्होंने जो मोबाइल इस्तेमाल किया उस पर भी टैक्स होगा, जो जिन लोगों ने बनाया है, जो दुकान में सेल्समैन है उन्होंने मोबाइल, उनके घर की बिजली, टैक्स तो मिल रहा है ना आपको, मैं मानता हूं उस तरह नहीं मिल रहा। आप इस तरह के बिजनेसमैन को हैरेस करेंगे तो फिर कौन बिजनेस करेगा? जबकि देखें हर तबके की एक अपनी इज्जत होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी एक इज्जत है और ट्रेडिंग वाले की भी इज्जत है। अब एक ट्रेडिंग वाले को उसके बेटे के सामने जाके एक एजेंसी थप्पड़ मारेगी, यही चीज होती थी। मैं आपको बताऊं आज से कुछ तकरीबन 5-7 साल पहले हमारे, मैं मुंह पे कह रहा हूं, नैब वाले क्या करते थे, बुलाते थे बंदे को, 4 घंटे मीटिंग रूम में बैठा दिया और उसे मतलब परेशान कर रहे हैं। अब वो कंट्रोल हो गया, अब एक दूसरी एजेंसी ने वो काम शुरू कर दिया। क्योंकि जब हम जाहिर है अभी बजट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें सबसे पहले जहन में आती हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है हमारा, तनख्वाहदार तबका वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है इसमें। क्योंकि देखें सैलरी का जो एक स्लैब दिया हुआ है कि इस सैलरी से ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स है, तो आप समझते हो उस स्लैब को मजीद बढ़ना चाहिए या और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ? तनख्वाहदार तबके का तो टैक्स थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मजलूम तबका इस वक्त वो है जो तनख्वाहदार है, और इस वक्त सबसे मजलूम तबका वो है जो मिडिल क्लास है, क्योंकि उसकी सैलरी, उसको, मेरे पास भी कुछ एम्प्लॉयज हैं, आप यकीन करें पिछले दिनों मैंने 3-4 मरतबा सैलरी बढ़ाई है और बेचारे परेशान हो रहे थे, लेकिन जब सैलरी बढ़ाओ तो पीछे से वो पेट्रोल बढ़ जाता है, दूसरी चीजें बढ़ जाती हैं। बल्कि एक दिन में मजाक में कहा, मैंने कहा यार अब सैलरी ना बढ़वाओ, क्योंकि जो मैं बढ़ाता हूँ सारा तुम्हारा फिर यहाँ से गवर्नमेंट महंगाई करके खत्म कर देती है। तो वो रियली मैं सही बता रहा हूँ, वो तबका तो वाकई बहुत पिसा हुआ है इस वक्त, और उसके ऊपर कम बोझ डालें। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, टैक्सेस से कुछ भी नहीं होगा,
मैं चैलेंज कर रहा हूं, टैक्सेस 19% के बजाय 20% कर दें सेल टैक्स, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसके मैकेनिज्म को सही नहीं करेंगे कि टैक्स आए और टैक्स का यूज सही हो। मैं IMF से अगर $5,000 $5 मिलियन, $10 मिलियन, $20 मिलियन ले रहा हूं तो वो मेरा हिसाब सही हो। अगर मैं कर्ज लिए जा रहा हूं और मैं उधर से बर्बाद किए जा रहा हूं उसे, 17 लैंड क्रूजर, 13 वो, तो जनाब मैं नाम भी नहीं ले सकता कैसी कैसी चीजें खरीदी जा रही हैं। शरीफ आदमी, इसलिए मैं चुप रहूंगा तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप अपने एक्सपेंडिचर ऐसे करेंगे तो उस सूरत में आपका कोई फायदा नहीं होगा, हर साल टैक्स बढ़ता जाएगा, IMF से दबते जाएंगे, एक वक्त आएगा खुदा न खास्ता और मुश्किलात होंगी। नदीम साहब, आप बताएं कि हुकूमत के पास कर्जों पर इन्हिसार कम करने के क्या मौके हैं, या क्या उनके पास दूसरा रास्ता है कि कर्जों को किसी तरह कम किया जाए? देखिए, सबसे पहले जब हुकूमत और आवाम पैसे कमाएंगे तो हम कर्जा अदा कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, इस मुल्क में एक पाकिस्तानी 70 किस्म के टैक्स देता है और 35 किस्म की एजेंसियां उसके पास हैंडल करती है। वो एक छोटे से दुकानदार भी अगर दुकान खोलता है ना तो तकरीबन 25-30 महकमे के लोग आते हैं। अब वो दुकानदारी करेगा या इन महकमों को देखेगा, फिर उसके पास टैक्स की ऐसी मतलब हर जगह से उसको लगता है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ। कौन कहते हैं टैक्स नहीं दे रहे? आप इंटरनेट पे चले जाए, अब तो ग्लोबल है दुनिया, सब नेट पे आ रही है। 70 टाइप्स ऑफ टैक्सेस एवरी पाकिस्तानी पेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। तो आप कहते हैं टैक्स, हमारा मसला टैक्स नहीं है, हमारा मसला ये है टैक्स की सही तरह यूटिलाइजेशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हमारा जो इकोनॉमी है वो क्यों चोक हो जाती है? बिकॉज वो एक कैपिटलिस्ट के पास जो है ना वो कैप्चर हो रही है, वहां से एक माफिया क्रिएट होता है। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो कैपिटलिज्म में अक्सर यही होता है कि मनमानी कीमतें जो हो रही होती हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ देखें, एक तो चले आपका निज़ाम, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इकोनॉमिक प्लान किसी अखबार में कहीं शाया हुआ है कि जी हमारे वजीर खजाना ने पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान इस साल के लिए ये रखा है। क्या इकोनॉमिक प्लान है जिसके तहत पाकिस्तान तरक्की करेगा, जिसके तहत आप कहते हैं कि GDP 4% हो जाएगी? देखिए, अवाम को पता होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमिक प्लान क्या है, आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, किस मॉडल के तहत आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप रेवेन्यू अर्न करेंगे, किस तरह से अवाम रेवेन्यू अर्न करेगी। हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर्स किस चीज को इंपॉर्टेंट दे रही है? तालीम को। तालीम पे आपने कितना बजट रखा हुआ है? आप हेल्थ को आपने कितना इंपॉर्टेंट रखा हुआ है? मसला ये है कि जितना रखा हुआ है बजट, कम भी रखा हुआ हो तो वो सारा लग तो जाए ना जितना रखा है। लगने के अलावा आप मुझे बताएं कि एक इंसान कारोबार कैसे करेगा? गैस है नहीं, और अगर है तो बहुत महंगा। आपका पेट्रोल कम है तो आप बढ़ाते जाएं, उसके ऊपर 160 रुपए से ऊपर आप जो है सिर्फ पेट्रोल लेवी और ये सारे टैक्सेस दे रहे हैं। बिजली आपकी महंगी, तो ये मुझे बताएं कौन सा मैजिक वेंडर जिससे हम कारोबार में सस्ता कर दे चीजें? बिल्कुल, 3 बुनियादी चीजें हैं जिससे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो इससे महरूम है। एक पानी नहीं है, एक बिजली नहीं है, और एक गैस, और ये आईनी हक है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही, और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो हमारे रोडे भी नहीं है हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये देखें ना, ये हम बजट जब हम बात कर रहे हैं तो इन चीजों पे बजट लगाए ना। अच्छा, सोने पे सुहागा, अवाम ने कहा चलो नहीं है कोई बात नहीं, अपनी मदद आपसे हम करेंगे। सोलर जो 1% टैक्स था, सुनने में आ रहा है 18% टैक्स सोलर पे डाल रहे। कहा कि जी बिजली की गाड़ियां ले आओ, पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है। 8% टैक्स था, अब उसके ऊपर भी कह रहे हैं 18% टैक्स डालेंगे। खाने पीने की चीजें हम लेने जाते हैं या कहीं भी कोई चीज लेने जाते हैं, 18% GST नहीं, IMF कह रहा है 19% कर दें। मतलब व्हाट इज दिस? क्या हमें इसमें तवाजुन कैसे कायम होगा? क्योंकि IMF से हमने कर्जा लिया हुआ होता है और लेना होता है, और उनकी शराइत भी बड़ी कड़ी होती है। इस पर भी बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बजट के ऊपर बात हो रही है। बजट कैसा बजट आएगा? IMF दोस्त आएगा या अवाम दोस्त आएगा? बजट में किस तबके को जो है वो रिलीफ मिलेगा, किस शोबे को इस्तिस्ना हासिल होगा और किस पर मजीद टैक्स लगाए जाएंगे? इन्हीं तमाम तर बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं और उनसे बात कर रहे हैं। अफीफ साहब, मुझे ये बताइए कि IMF की शराइत को तो मीट करना है, ठीक है, हुकूमत कर्जे ले रही है, कर्जों की ज़रूरत है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। तो IMF की शराइत और एक आम आदमी को रिलीफ फराम करना, तवाजुन कैसे बरकरार रखेंगे? तवाजुन सिर्फ तब हम जो है ना ये कर सकते हैं
जब हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। अभी तक हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। आज हम आईएमएफ के साथ बैठते हैं तो आईएमएफ बोलते हैं अगले साल का तुम इंटरेस्ट हमें कैसे दोगे, हमारे जो लोन्स वापस करने हैं वो कैसे दोगे। तो वो हम शॉर्ट टर्म अप्रोच पे एक इसको बोलते हैं ना कि हम प्रोएक्टिव नहीं, हम रिएक्टिव हैं कि जी इतना देना है तो हमें इतना बजट, इतना टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो हम ये खर्चे पूरे कर लेंगे। हमें जाना पड़ेगा प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ कि जी फर्स्ट 2 इयर्स हम आईएमएफ के साथ बैठेंगे कि जी हम अगले 2 साल टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, हम 2 साल स्टेबिलिटी देंगे, हम 2 साल लोगों को ग्रो नहीं देंगे। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर वी विल इंक्रीज द टैक्सेस बाय सर्टेन परसेंटेज और हम इस 2 साल के अंदर आपको ज्यादा जो है वो डेट सर्विसिंग नहीं दे पाएंगे, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स हम आपको इतना ज्यादा पे कर पाएंगे। तो उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि ओके दे हैव अ 5 ईयर प्लान। हमारा जो 5 इयर्स में हमारी पेमेंट्स की रिकवरीज हैं वो पहले 2 साल में नहीं होंगी, बट द 3rd, 4th, 5th ईयर हमारा सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन बट व्हेन आईएमएफ सीज के जी आपके पास तो कोई अप्रोच ही नहीं है, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आप बजट बनाते हैं कि जी मेरा खर्चा जो है ना वो 1 अरब का है, अब मुझे टैक्स कलेक्ट करना है 1 अरब, जबकि बजट बनना चाहिए कि जी मेरी जो इनकम है वो 50 करोड़ रुपए की, अब इसके अंदर मुझे अपने खर्चे एडजस्ट करने होंगे। हम ऑपोजिट चलते हैं और जब हम ऑपोजिट चलते हैं तो फिर क्या होता है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं हम उन्हीं के ऊपर और टैक्स लगा रहे होते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए अगर बात करें कि कारोबारी जो हजरात हैं उनको आप क्या समझते हैं कि अब किस तरह कर कितना रिलीफ देना चाहिए और किन किन जगहों पर उनको रिलीफ दिया जा सकता है? देखिए अभी जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं कि जीएसटी 18% है, शायद 19% हो जाए, मेरा अपना पर्सनल ये थिंकिंग है कि जब हम 18% जीएसटी लगाते हैं ना, हम उसको 19 कर दें, 20 कर दें, हम उतनी ज्यादा लोगों को चोरी का इंसेंटिव दे रहे हैं। आप इसको सिंगल डिजिट में ले आए तो लोगों के पास चोरी का इंसेंटिव खत्म हो जाएगा कि यार मैं जीएसटी बचा के सिर्फ 5% बचा रहा हूँ, छोड़ो। अभी क्या है, अभी वो जीएसटी अगर चोरी कर रहा है तो उसको 18% का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, विच इज अ वेरी बिग डिफरेंस। इसीलिए आप देखें कि मार्केट में फेक इनवॉइसेस के इश्यूज उठते हैं, वो उठते हैं क्यों? वो देखते हैं कि यार मुझे 18% बच रहा है। इसी को आप सिंगल डिजिट में ले आए तो पीपल विल बी मोर विलिंग कि यार ठीक है यार मैं एक अपने ऊपर पेन लूं, मैं एक चोरी करूं, वो भी जो है वो 5-6% के लिए, 7% के लिए, छोड़ो यार आई विल पे द टैक्सेस। तो आपको लोगों को वो अप्रोच देनी पड़ेगी। एक आपको लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी पड़ेगी कि जी आपको टैक्स देना है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर बहुत जो है ना स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा। जितनी लग्जरी कार्स हैं फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स कोई नई लग्जरी कार बाई नहीं होगी। जो हमारी लग्जरीज हम अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दे रहे हैं उन सबको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप ब्लॉक कर दें। कोई नई गाड़ी नहीं दी जाएगी, कोई नई ऐसी लग्जरीज नहीं दी जाएंगी, उनको फॉरेन ट्रिप्स नहीं दिए जा रहे होंगे, और उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस हो कि जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको इंप्लीमेंट करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ देयर पर्सनल गेन्स। जब तक पर्सनल गेन्स लोगों के वहां पे चलते रहेंगे, डेफिनेटली वो अपने पर्सनल गेन्स को देखेंगे तो वो पाकिस्तान का जो है वो बेटरमेंट के लिए कभी काम नहीं कर सकते। हमें एज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एज अ पाकिस्तानी हमें टैक्स देना चाहिए ताकि हमारा मुल्क इन मसलों से निकल सके। हमारा पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल पे लेवी बढ़ रही है, सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट बढ़ा रही है क्योंकि वो टैक्स डायरेक्टली वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो बोलते हैं कि ठीक है जब पेट्रोल लोगे तो इतना दे दो। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी अगर खुद से टैक्स देने लगेंगे तो पेट्रोल गवर्नमेंट को लेवीज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ताहिर साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी। ये बात हो रही है कि अवाम को, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि टैक्स देने में, आप क्या समझते हैं कि टैक्स देने में अवाम को प्रॉब्लम है या इस बात से प्रॉब्लम है कि उनका पैसा लग कहाँ पे रहा है, और अगर टैक्स दे रहे हैं तो वो नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अवामी जो फला के काम है और जो जरूरत के काम है उन पर वो पैसा लगता हुआ नजर नहीं आता। जबकि अगर हम ये बात कर लें कि सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में एक खतीर रकम रखी जाती है, बजट में रखी जाती है और उसमें बतदरीज इजाफा भी होता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो जो खतीर रकम है वो तालीम पर लगती हुई नज़र क्यों नहीं आती, वो फिर सेहत पे लगती हुई नज़र क्यों नहीं आती? तो क्या ये एतमाद का फुकतान है क्योंकि आवाम को ये एतमाद नहीं रहा हुकूमतों के ऊपर कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो सही जगह पे लग पाएगा? देखिए इसमें थोड़ा सा मैं तफसील से बताऊंगा। पहली बात तो ये कि भाई साहब ने कहा कि जी अगर हम टैक्स को सिंगल डिजिट में ले आएँ तो टैक्स देना शुरू कर देंगे लोग। बेसिकली मसला ये है, वो एक पता नहीं किस गुलकार का है कि तू लाख पड़े प्यार प्यार के मंतर साजिद, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। जिसने टैक्स चोरी करनी है वो 1% पे भी करेगा, 9 पे भी करेगा, 18 पे भी करेगा। जिसने नहीं करनी वो नहीं करेगा। ये होती है फितरत, ये इंसानी फितरत है। जिसका माइंड ही अगर ऐसा होगा कि उसने 2 नंबरी करनी है तो वो करेगा। जिसका माइंड, बात ये कि
टैक्स की यूटिलाइजेशन सही हो। आप मैं अगर 18% दे रहा हूं ना, मेरे 18% का चलो 3% करप्शन की नजर हो जाए, 15% तो सही यूज हो ना। यहाँ 15% भी सही यूज नहीं होता। दूसरी बात ये, एक आदमी अगर टैक्स नेट में आता है, टैक्स नेट में आने के बाद उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताऊं क्या करते हैं, नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, जरा सी बात पे नोटिस आएंगे। अब वो कहता है यार मैं वो अच्छा था, कैश लेता था, कैश देता था, और उसके बाद जान छुट जाती थी। अब यहाँ मैंने टैक्स नेट में बुला के पूछ रहे हैं। अब मेरी एक कंपनी थी, वो 3-4 साल से मेरी वाइफ के नाम पे थी, मैं काम नहीं कर रहा था उसके ऊपर। जाहिर है एक केस वेस हुआ, उसमें वाइफ को बुलाना शुरू कर दिया, उसको थ्रेट करना। यहाँ तो बिजनेसमैन को थ्रेट करते हैं ना, तो वो मैंने बंद कर दिया उसको, मतलब उस पर काम करना छोड़ दिया। एक दिन मेरे पास नोटिस आ गया FBR से, कह लीजिए आप काम क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई काम क्या करें, कोई मैं तो काम कर नहीं पा रहा, तो मैं अपनी फैमिली को कैसे इस चक्कर में डालूं। तो मसला ये है, जब आप बिजनेसमैन को फैसिलिटीज देंगे, उसकी इज्जत करेंगे, वो टैक्स देगा, पब्लिक भी देगी। दूसरा पहलू, आप जिस पहलू को कह रही थी, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में बजट रखा जाता है, लेकिन बजट दिया नहीं जाता। वो बजट बुक में होता है, बजट बुक में, उसके बाद उसको जो है ना आखिरी टाइम में सरेंडर कर देते हैं। आप हैरत करेंगी, मैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में जानता हूँ। एजुकेशन में अगर 10 अरब रुपए रखे जाएं, आपको पता है यूटिलाइजेशन कब होती है? अप्रैल के महीने में कहा जाता है जल्दी जल्दी यूटिलाइज कर लो, अप्रैल के महीने में। अब मुझे पता है अप्रैल के महीने में अगर एक प्रोसेस हो रहा है टेंडर का, वो टेंडर दे रहा है, 15 मई को बजट को सरेंडर करना पड़ता है, अप्रैल में परमिशन दी जाती है अब टेंडर कर लो। 1.5 महीने टेंडर का प्रोसेस होता है, और आप कह रहे हैं जनाब उसको यूटिलाइज कर दो। तो होता क्या है, लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या होता है, मैं इसे चालाकी कहूंगा या मासूमानापन कहूंगा या भोलापन कहूंगा गवर्नमेंट का, कि वो यूटिलाइज नहीं होता, वो बजट रुक जाता है। अब दिखा दिया हमने तालीम पर, बस 1 मिनट और लूंगा, नहीं बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, 10 अरब रुपए लगाए, लेकिन मिलते कहाँ हैं? मिलते कहाँ, वही वाली बात है। आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी, कुछ आपका माइक का टेक्निकल इशू आ रहा है। नदीम साहब, अगर इस हवाले से बात कर लें कि पेंशन अगर नहीं कम बढ़ती है और तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स की छूट है वो नहीं उसको दी जाती उस तरह से, तो आप क्या समझते हैं ये महंगाई का जो तूफान है किस तरह मतलब सस्टेन कैसे करेगा आम आदमी? देखिए, एक तो जितनी गवर्नमेंट की नौकरियां बढ़ते जा रही है ना, जिस हिसाब से एक एजेंसी के पीछे दूसरी एजेंसी, एक इदारे के पीछे 4 और इदारे पे इदारे बनाए जा रहे हैं, उससे क्या होता है, इकोनॉमिकली आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। क्योंकि इस इदारे के जो लोग होते हैं वो रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तान की हुकूमत से पेंशन ले रहे होते हैं। तो अब इसको प्रॉपर्ली अगर यूटिलाइज किया जा रहा है कि भाई ये रिटायर्ड हो गए, अब इनको एज ए कंसल्टेंट रखें, इनसे काम लें और फिर पैसे दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में लोग क्यों जाते हैं? लोग इसलिए जाते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट में लगा दो, उसके बाद सारी जिंदगी बैठ के खाते रहना जब तक जिंदा हो। आप यूटिलाइज करें ना, पॉलिसीज बदलें। हमारे यहाँ मसला है पॉलिसीज पे कोई काम नहीं करता। टैक्स की बात करें, सिगरेट के ऊपर इतना टैक्स लगाए कि लोग सिगरेट पीना छोड़ दें। अब 10 से 12 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिगरेट पे दस्तरस में, हाँ जी, आप सिगरेट को इतना महंगा कर दें। दुनिया भर में सिगरेट इतना महंगा हो चुका है कि एक आम काम करने वाला इंसान जो नौकरी करता है वो भी नहीं खरीद सकता। और हमारे यहाँ मैं कहता हूं इस पे आप जितना टैक्स लगाते हैं लगा, माएं बहनें बेटियां सब खुश होंगे कि इस सिगरेट पे टैक्स लगा। अब हमारे बच्चे महफूज हैं। हमारे, आपको पता है कोविड से 35,000 लोग मरे थे और सिगरेट से 4.5 लाख लोग मर रहे हैं हर साल, मगर इसके ऊपर किसी को घबराहट नहीं है। 35,000 लोग मरे, सारी दुनिया शोर शराबा, पाकिस्तान में 35,000 आदमी मर गया। ये शोर शराबा आप लोग क्यों नहीं करते कि जब 4.5 लाख लोग मर रहे हैं सिगरेट से, और सिगरेट पे टैक्स भी कम नहीं कर रहे। मैंने कहा टैक्स कम नहीं कर रहे हैं, उनका तो यही कहना होता है हम कम नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल ले रहे हैं। मैं कहता हूं नॉर्मल ना लें, आप 1000 टाइम लगा दें, इतना महंगा कर दें सिगरेट, शराब, ऐसी चीजें जो मेरी नौजवानों को खत्म कर रही है। आप कहते नहीं जी सिगरेट पे हमें टैक्स बड़ा मिलता है, $1 बिलियन के करीब टैक्स मिलता है। तो क्या आप $1 बिलियन कमाने के लिए आप जो 100 बिलियन के लोगों के अस्पताल का इलाज, दवाइयां, लोगों की परेशानियां, उनकी ज़हनी तबीयत खराब, उनके घर बर्बाद, सिर्फ $1 बिलियन टैक्स लेने के चक्करों में आपने सिगरेट तंबाकू नोशी आम कर दिए। सही। अच्छा अफीफ साहब, अगर हम थोड़ा सा साइड पर आ जाएं कि बरामदात बढ़ाने के लिए क्या ऐसी मराहत देनी चाहिए जिससे बरामदात जो है वो बढ़ सके? देखें, ये तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ पा रही बिकॉज वी हैव
वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स एंड वन ऑफ द हाईएस्ट यूटिलिटी कॉस्ट। तो जब तक हमारी बिजली गैस सस्ती नहीं होगी, इनकी प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, पानी नहीं होगा, हम नहीं बढ़ा पाएंगे एक्सपोर्ट। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें प्रॉपर और स्टेबल इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, हमें गैस चाहिए, ताकि हम दुनिया के अंदर कंपेटिटिव हो सकें। हमारी बिजली आज दुनिया में महंगी तरीन बिजली के अंदर है, तो हम वहाँ पे जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री चल रही होती है, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ाएंगे जब जो है वो आपकी बिजली इतनी महंगी होगी और बिजली के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, आ जा रही है, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। आज भी आप देखें जितने बड़े बड़े एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, सबने अपने पावर हाउसेस खुद लगाए हुए हैं। क्यों? बिकॉज जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो इतनी स्टेबल है ही नहीं कि बाहर की इंपोर्टेड मशीनरी उसके ऊपर चल सके। हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आसमान पे चली जाती है जब हम के इलेक्ट्रिक की नॉर्मल अपनी बिजली यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए बिकॉज उसके अंदर फ्लक्चुएशंस, उसके अंदर इनकंसिस्टेंट सप्लाई, झटके से लाइट चली जाना। तो इंडस्ट्रीज इस तरह नहीं चलती। इंडस्ट्रीज को एक प्रॉपर स्टेबल सप्लाई चाहिए होती है, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको एक एक्सपोर्टिंग कल्चर भी लाना पड़ेगा। यू हैव टू इंसेंटिवाइज ये नहीं कि आप उनको कोई सब्सिडी दें या आप उनको जो है वो कोई जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट दें या आपको उनको सस्ता लोन दें। आप उनको रिकग्नाइज करें साल में कि यार ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स थे, उसके बाद ये 4 सेक्टर हैं जिसमें हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है, ये 4 सेक्टर हैं जिसमें नए प्लेयर्स आए हैं एक्सपोर्ट के अंदर। जब लोगों को पूरे पाकिस्तान में रिकग्निशन मिल रही होगी तो उनको ये प्राउड फील हो रहा होगा, इसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकेंगे। आज हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट है, लेकिन हमारी फिशरी जो है वो पूरे यूरोप में बैन है। हम चंद फारिश के मुल्क हैं जिधर अपनी फिशरी भेज रहे हैं, उसके अलावा हमारी फिशरी जो है पूरे यूरोप में बैन है। हमारा मीट पूरे यूरोप में बैन है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो सबसे बड़ा बीफ का सप्लायर है, और हम कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज हमने कभी उसकी पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने उसकी पॉलिसीज बनाई नहीं। गवर्नमेंट ने कभी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से क्रिएट ही नहीं किया कि हम यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट कर सकें, वैल्यू एडेड आइटम्स के ऊपर काम करें। एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनानी है तो आपको एक्सपोर्ट की पॉलिसी के अंदर वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करना होगा। इस दफा हमारे पास कॉटन ज्यादा हो गई, कॉटन एक्सपोर्ट कर दी, अगले साल वापस ले ली, ये तरीका नहीं होता। प्लानिंग से हो, प्लानिंग करनी होगी। आपके पास इस साल शुगर ज्यादा है, आप इस साल अपनी शुगर स्टोर करें। आप जो हमारे फार्मर्स हैं, आप उनको बोलें कि जी इस साल आपने शुगर केन नहीं लगाना है, इस साल हमारे पास चीनी की बहुत ज्यादा सप्लाई है, आपने इस दफा कॉटन लगाना है या आपने कोई और क्रॉप लगानी है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। हम सस्ता बेच के फिर महंगा ले लेते हैं। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। एनी इंडस्ट्री विच इज वर्किंग ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हमारी इंपोर्ट को डायरेक्टली कम करे, उसको आप इंडस्ट्री लगाने के लिए सस्ती जमीन दें। आप उसको मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए जो है, जो मैन्युफैक्चर करके माल को एक्सपोर्ट कर रहा होगा, उसकी मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए उसको जो है टैक्सेस कम कर दें। आप इनकम टैक्स के अंदर उसको 5 साल का रिलीफ दें, बिकॉज दीज वो अगर डायरेक्टली वो नहीं ला रहा फॉरेन रिजर्व, लेकिन वो पाकिस्तान से फॉरेन रिजर्व जाने को रोक रहे हैं ना, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक। अच्छा ताहिर रिजवी साहब, सरमायादार जो तबका है उनको बजट में क्या चीज जो है वो मुतासिर करती है? उसके कम बेश होने से एक सरमायाकार तबका जो है वो मुतासिर होता हो? देखिए, सबसे पहले तो इफेक्ट करता है जीएसटी। जीएसटी का बहुत बड़ा मसला है कि वो ज़ाहिर सरमायाकार को इफेक्ट करता है। उसके बाद ये बिजली, उसके बाद गैस, जो हमारी तवानाई के जितने भी ज़राए हैं ये, उसके बाद गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़। बात ये देखें, अभी भाई ने कहा सब्सिडी के लिए, सब्सिडी अभी भी ले रहे हैं लोग, अभी भी एक इंडस्ट्री। अच्छा, इंसाफ का कम नहीं है ना सिस्टम। अगर मेरे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन में ताल्लुकात हैं या मेरे कहीं इधर उधर ताल्लुकात हैं, तो मुझे जगह भी दी जाएगी फ्री, मुझे 10 साल के टैक्स की भी छूट दी जाएगी। मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की पहली IT इंडस्ट्री का फाउंडर हूँ। 10 साल पहले मैंने IT इंडस्ट्री कायम की थी, जब लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान में कंप्यूटर बन सकता है, पाकिस्तान में लैपटॉप बन सकता है। वजह क्या हुआ? मेरी इंडस्ट्री बर्बाद होने की। गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया था, कोई सब्सिडी नहीं ली थी। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया था। जब मैं अपनी प्रोडक्ट लेके गवर्नमेंट के टेंडरों में गया तो गवर्नमेंट में आपको पता है क्या कहा गया मुझे? नहीं जी, हम तो पाकिस्तानी नहीं लेंगे। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं एहतराम की वजह से, उसने टेंडर में बाकायदा लिखा कि एज दिस ब्रांड इज लोकल ब्रांड वी कैन नॉट बाय। इस तरह आपकी इंडस्ट्री चलेगी। ये इंडस्ट्री में होता है, अगर कोई छोटा आदमी, छोटा बिल्कुल एक आदमी, एक वो कारचोबी का काम करता है, कुछ भी करता है, अगर उसमें इतना टैलेंट है कि वो चीज बना सकता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए उसको फौरन उसको सपोर्ट करे, उसको छोटे छोटे लोन दे। उससे कहे नहीं, हम तुम्हें एक्सपोर्ट में भी, दुनिया में जितने भी एक्सपोर्ट के जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें कौन जाते हैं? वो बिजनेसमैन जो गवर्नमेंट को ब्लू बैंड लगाते हैं। बाकी जो बिजनेसमैन जिसने काम किया वो नहीं जाता।
सारे वो लेके जाते हैं चमचे वाले, और यही हालत इस वक्त बिजनेस के लिए बोल कौन रहा है? कोई भी बिजनेस में जितने हमारी कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री में एक मीटिंग हुई, मुझे भी बुलाया गया, बात है 3-4 साल 5 साल पहले। मैंने एक बात सच बोलती, आप यकीन करो उसके बाद आज तक बुला ही नहीं गया मुझे। ये हालत है, यहाँ सच सुनने को तैयार नहीं है। कौन करेगा? वो जितने भी हमारे सदर होते हैं इंडस्ट्री के, चैम्बर के, बुरा ना माने मेरी बात का, वो लोग सब पहले अपने आप को देख रहे होते हैं, उसके बाद वो बिजनेस। तो कौन करेगा जब नुमाइंदे नहीं करेंगे? अभी कई इंडस्ट्री, कई ट्रेडिंग का उसके जो है ना यूनियन के सदर, उन्होंने पिछले इलेक्शन में टिकट लेके इलेक्शन लड़े हैं पार्टियों से। जो पार्टियों के टिकट लेके इलेक्शन लड़ेंगे वो कैसे अपने बिजनेसमैन को तहफ्फुज देंगे? बात ये है, ना गवर्नमेंट देती है, ना यूनियन देती है, ना चैम्बर देती है, ना काटी देती है। मैं किधर जाऊं? फिर यही होगा, मैं आ जाता हूँ मेट्रो पे और यहाँ एनालिस्ट बन जाता हूँ। अच्छा, आप क्या नदीम साहब, ये जो अभी बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि टैक्स में अवाम देना चाहती है टैक्स, और दे रही है अवाम पर मजीद, और कितना बोझ इस चीज़ का बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये तो आने वाला टैक्स ही, वो बजट ही बताएगा तमाम तर सूरत में। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आप ऐसी चीज़ देखते हैं कि अगर हम अपनी जीडीपी की बात करें जो पिछले साल थी, और अब हम इसमें अगर इसको 4.something पर लेकर जाना चाहें या इससे ज़्यादा, तो पाकिस्तान अभी इस मुतहम्मिल है कि इतने टारगेट को अचीव कर सके? बिल्कुल, पाकिस्तान चाहे तो 4% से भी ज़्यादा जीडीपी पे टारगेट कर सकता है, मगर देन वी हैव टू चेंज द सिस्टम क्या है कि सही पैसे सही इदारों में लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेटेड जब लोग आएंगे तो बाहर ममालिक में भी जाके आप स्किल्ड लेबर जो है वहाँ पे भी भेज सकते हैं। एजुकेटेड लेबर होगा तो आपकी यहाँ पे मिलें अच्छी चल सकती है। एजुकेटेड बिजनेसमैन होगा तो वो नई टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएगा। आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाएंगे। आपको अवाम को स्ट्रॉन्ग करना है। जब भी महबूबुल हक साहब ने एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाया था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैं कहूँगा महबूबुल हक साहब थे। उन्होंने कहा था HDI के ऊपर काम करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि ह्यूमन बींग्स जब डेवलप होंगे देन दे कैन मेक मशीन्स, देन दे कैन मेक फैक्ट्रीज, देन दे कैन मेक सिटीज, कंट्रीज ग्रेट। तो हमें अब इंसानों के ऊपर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मैं नहीं कहता कि आप खर्चा ना करो, खर्चा करो, राइट मौके पे राइट जगह पे आप पैसा इस्तेमाल करें। आपको ये करना, आप देखें पानी का मसला है, आप एक फंड एलोकेट कर दें कि समंदर के पानी को मीठा बना देंगे। दुबई है, सऊदी अरेबिया, उन पानी का मसला हम पिछले 10 साल से इलेक्शन कैंपेन बन जाता है, मगर क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हम समंदर के पानी को मीठा कर दें। हम कहते हैं कभी कराची के साथ नाइंसाफी हुआ, पंजाब ने ले लिया। अरे भाई, हमारे अपने लोग क्या एक पानी समंदर से टर्न चेंज करके क्या वो नहीं दे सकते? मगर वही बात है कि हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमें ये देखना है। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि जनाब इन्वायरमेंट के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया में लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। अरे महंगाई से तो मरता ही है आदमी, खाना पीना भी नहीं है, कुछ नहीं है, कम से कम साफ हवा तो मिले। आज दुनिया में सबसे बड़े मतलब नंबर पे, जो फर्स्ट नंबर पे हम लोग आ रहे हैं पोल्यूशन के अंदर। क्यों? हमारे क्या सोच ही नहीं लगा रहे हैं ना। आज अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है तो कम से कम चले। हमारी यही जो आईटी इंडस्ट्री ने, जिसको कभी कोई मानता नहीं था, आज $4 बिलियन पे लिया है। सलाम है मेरी यूथ पे, जिन्होंने खुद अपनी मदद आपसे इस इंडस्ट्री को खड़ा किया, और आज $4 बिलियन का इस वक्त ये इंडस्ट्री है। तो हमें क्रिएटिव वर्क्स की तरफ आना चाहिए। बजट क्या है? क्या IMF एक लिफाफा देगा और हम खोलेंगे और कहेंगे हाँ 4 नंबर निकल आया, 3 नंबर ये निकल आया? नहीं, हमें कोई गेम शो नहीं करना है। लेट्स वर्क। हमें ये देखना है कि कहाँ फीजिबिलिटी है, कहाँ हमने डॉलर को रखना है, कहाँ हमने इंटरेस्ट रेट्स को रखना है, किस तरह अवाम को स्ट्रॉन्ग करनी है। अच्छा, ये आप क्योंकि जाहिर है बिजनेसमैन तबका, या तो उसके हवाले से अगर रेट्स की बात आ जाए, इंटरेस्ट रेट की, ये कितना मुतासिर करता है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना सरमायाकार के या सरमायादार के हक में कितना होना चाहिए? देखिए, इंटरेस्ट रेट तो जितना लोएस्ट होगा उतनी आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ज्यादा आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे टू डू योर बिजनेस, टू इंक्रीज योर बिजनेस।
तो ये, और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी जेब से जो है ना वो इंटरेस्ट पे नहीं करता, वो एंड कंज्यूमर को पास ऑन होता है। तो जितना हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे वो इन्फ्लेशन हो के वो एंड कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो वही पे कर रहा होता है। मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरी अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही होती है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, कि मैं माल मंगवा रहा हूं तो अगर मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो मैं वो कॉस्ट का हिस्सा बना के मैं आगे अपने कस्टमर को पास ऑन करूंगा, मैं अपनी जेब से तो पूरा इंटरेस्ट कभी भी नहीं दूंगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो एंड कंज्यूमर है वो सब कुछ पे कर रहा है, और हमारे एंड कंज्यूमर इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो गरीब आवाम है। इंटरेस्ट रेट को रोका जाता है, बढ़ाया जाता है जहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही होती है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया जाए। पाकिस्तान जैसी मुल्क में जहां पे आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं विच इज बिगर देन दी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जब वो पैसा आपके बैंक्स में जाता ही नहीं है, वो आपके ऑफिशियल इकोनॉमी में आता ही नहीं है, तो वो सारा पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रुक नहीं जाता, वो पैसा उसी तरह कंज्यूम हो रहा होता है, उतनी ही डिमांड वही रहती है, वो डिमांड कम नहीं होती और प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन है। अच्छा ताहिर रिजवी साहब, आखिर में आपसे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में, ये पूरे मुल्क में है और इसके लिए खती रकम जो है वो रखी जाती है, तो अभी जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया तो उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है ये इसका जो बोझ है वो सूबों पर डाल दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम से काफ़ी लोगों को इस्तेफादा हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, और इसको अब विफाक के ही पास रहना चाहिए या सूबों में इसको मुंतकिल कर देना चाहिए? बेसिकली तो मेरा ख्याल है कि ये सूबों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सूबे दें। उसकी वजह एक लॉजिकल बात है, देखिए जो इकोनॉमी होती है, जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है, जो भी दूसरे काम होते हैं, सूबे का काम होता है ये काम करे। तो विफाक का मैं नहीं समझता विफाक का कोई इसमें इतना अमल दखल है। हाँ, विफाक एक रकम 50% जैसे मुख्तस कर दे, 50% सूबे से क्या आप दे। पहली बात तो मैं ये कहूंगा है तो बहुत अच्छा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कभी और भी नाम चेंज होता है, कभी कोई आता है कोई नाम रख देता है, कभी कोई, इससे कोई हल नहीं होना। नहीं, तो कामयाब वो है नहीं, बिल्कुल कामयाब नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप इंडस्ट्रीज डेवलप करें। इससे ज्यादा अभी सर ने कहा कि स्किल लेबर होनी चाहिए और स्किल लोग, आप यकीन करें मैं चूंकि तजर्बा कर चुका हूं इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। जब मैंने अपनी आईटी इंडस्ट्री स्टार्ट की, मेरी पहली आईटी इंडस्ट्री थी, हमारा स्लोगन भी ये कि फर्स्ट आईटी इंडस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। उसमें क्या हुआ, हमने जब प्रोडक्शन शुरू किया, हमें नहीं मिला तो हमने कुछ ट्रेनिंग कराई। कुछ ऐसे लोग आए, आप यकीन करें पारा चनार से, पिशावर से, उन्होंने एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद वो लैपटॉप पे भी काम करने लगे, वो माउस पे भी काम करने लगे, वो ऐसे काम करने लगे कि मुझे हैरत होती थी। ये मैं बात बता रहा हूँ आज से 10 साल पहले की, 2016 में जब चैट जीपीटी नहीं आई थी, जब इतना ज्यादा वो भी नहीं था, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कौम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एज ए नेशन हमारे यहाँ टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। हमारा टैलेंट, हमारी लेबर का टैलेंट, हमारे स्टूडेंट का टैलेंट, ये तो बेइंतहा है। मसला पता है क्या है? मसला ये कि गवर्नमेंट उसको सही यूज नहीं करती, अभी भी ऐसा है। और पढ़ाई की अगर बात है, अब तो जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर के कोर्सेज किए थे, इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली थी, एआई के बाद तो वो भी अब फारिग हो गई। अब तो वो सॉफ्टवेयर के कोर्सेज भी नहीं है। अब इतनी ज्यादा, अब टेक्निकलिटीज, आईटी, आप दुनिया में टेक्निकल साइड पर जाएंगे तो आपको टेक्निकल नॉलेज होगी, टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, टेक्निकल आपकी पढ़ाई होगी। आप वो पढ़ाई पढ़े, उसके बाद आप आ जाए इंडस्ट्री में। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं चाइना में भी देखा है, मैं ताइवान भी गया हूँ, मेरा चाइना में ऑफिस था। माशाअल्लाह पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना, बगैर पढ़ा लिखा आदमी वो काम करके दिखा देता है, जो वहां का चाइनीज ना वो पढ़ने के बाद आता है। तो यार इस मुल्क में अगर तरक्की नहीं हो रही तो फिर आप सब लोग इस बात पे गौर करें, वजह क्या है? कोई तो वजह होगी ना। सही। वजह ये गवर्नमेंट पॉलिसीज, वजह ये करप्शन, वजह ये मुल्क की तरफ तवज्जो न देना, वजह ये ऐसे ही वो खड़े हो गए हमारे जफर भाई, उन्होंने देना शुरू कर दिया, बेनज़ीर सपोर्ट में देना शुरू कर दिया। जरूर देना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए इंडस्ट्रीज डेवलप हो, बिजनेस डेवलप हो, उसमें अपनी आमदनी के जराए हो, एग्रीकल्चर से हो, ताकि किसी को किसी से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। जरूरत ही ना पड़े कि वो जाके आप 12,000 रुपए उसको दें। वो बेचारे को जिसको 12,000 रुपए मिलते हैं ना, आप यकीन करें उस लेडी या उस औरत से जाके पूछें कितनी मुश्किल होती है उसके लिए। ठीक, हमारे साथ इस वक्त बजट पे बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, ताहिर रिजवी साहब और नदीम मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, और अफीफ राशिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।